हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अम्ल क्षारक और लवण के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और कल की क्लास से ही हम लोग अम्ल क्षारक और लवण के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन हम लोग समझे थे और जो भी आंसर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जा रहा था उसका नोट्स भी आप लोगों को डिस्प्ले कर दिया जा रहा था। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते जा रहे थे। तो हम लोग आज की क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज भी आप लोग उसी फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, हम आप लोगों को आंसर का नोट्स जो है, जिस क्वेश्चन का आंसर है उसका नोट्स डिस्प्ले कर देंगे। आप लोग उसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में उसको अपने कॉपी में उसको उतार लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल ही अपनी भाषा में लिखा गया है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी। अपनी भाषा में आंसर को देख करके एग्जामिनर कन्विंस होती है और एग्जामिनर जो है ज़्यादा नंबर देने पर मजबूर भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन बची है उसको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग यदि बुक ले करके बैठे हैं तो बुक का पेज नंबर निकाल लीजिएगा 31 और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 31 में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास 2 विलयन ए एंड बी दिया हुआ है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है? क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे होंगे, हम आप लोगों को बता देते हैं, क्वेश्चन पहले समझा देते हैं। आपके पास 2 विलयन दिया हुआ है, 2 विलयन, एक विलयन ए है, एक विलयन बी है। मान लेते हैं ये बर्तन में क्या है, विलयन है। 2 विलयन दिया हुआ है और इन 2 विलयन में एक का पीएच मान कितना है? इसका पीएच मान है 6 और इसका पीएच मान है 8। तो बोला गया है कि बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? किसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो यूं ही बना लिए होंगे। यदि आप लोग इसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे तो आप लोग यूं ही बना लिए होंगे। देखिए इसमें पूछा गया कि किसमें H+ आयन सबसे अधिक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अम्ल में H+ आयन अधिक होता है और क्षार में H+ आयन कम होता है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में हम लोग समझ रहे थे कि 0 to 14 तक वैल्यू होता है और 7 बीच में होता है न्यूट्रल, उदासीन होता है ना। तो इधर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं H+ आयन की सांद्रता बढ़ते जाती है, यानी अम्ल में H+ आयन अधिक होगा, क्षार में H+ आयन कम होगा। तो यहाँ पर बताइए, हम कल भी समझे हैं और पहले भी बताए हैं कि जब पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में रहेगा, किसके बीच में? 0 से 7 के बीच में, तब वह अम्ल होता है और जब 7 से 14 के बीच में रहेगा तब वह क्षार होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है? 6 है। तो 6 है तो इसका पीएच वैल्यू 6 है, तो यह एक तरह का अम्लीय होगा ना अम्लीय, और ये एक तरह का क्षारीय होगा क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक है। तो जब ये अम्लीय है तो हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंसली से कह सकते हैं कि इसका H+ आयन अधिक होगा, हाइड्रोजन आयन, और इसका H+ आयन कम होगा। आंसर तो मिल गया, किसका अधिक होगा किसका कम होगा। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि इसमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, ये अम्लीय होगा और ये क्षारीय होगा, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय का भी पीएच स्केल में हम आप लोगों को बता दिए। तो ये क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता? अब खुद बताइए, H+ आयन कोई विलयन ये है, इसे दोनों विलयन में ले लीजिए। यहाँ पर देखिए जब H+ आयन बढ़ते जा रहा है तो उसका अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। जब किसी विलयन में जब किसी भी विलयन में उसमें H+ आयन होगा, मान लीजिए ये विलयन है और इसमें H+ आयन होगा, तो जब H+ आयन होगा तो एक तरह का अम्लीय ही तो होगा ना भाई। क्या होगा? अम्लीय होगा। और जितना हम लोग H+ आयन को बढ़ाते जाएंगे उतना अम्लीयता की प्रवृत्ति बढ़ते जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर भी तो वही होगा कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब H+ आयन बढ़ते जाएगी तो उसका अम्लीयता की प्रवृत्ति बढ़ते जाएगा। इसको क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसका आंसर भी डिस्प्ले हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान से देखिए और समझ भी गए होंगे। बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी आंसर भी उसके दिमाग में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। क्षारकीय विलयन में H+ आयन होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि H+ आयन उसमें होता है। कैसे, तो आप लोग देखिए कि एक pH स्केल हम बना रहे हैं और इस pH स्केल में 0 to 14 तक वैल्यू रहता है, 0 to 14 बीच में 7 रहता है। हम लोग pH स्केल जब पढ़े थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि pH स्केल में एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचा जाता है और खींचने के बाद हम लोग ऊपर में जानते हैं कि इसमें H+ होता है और इसमें OH- होता है ना। और 0 to 6 जो होता है ये अम्ल होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है सो क्षारक होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं। जब हम लोग H+ आयन देखिए, H+ आयन का घर ये है और ये घर आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और वो H- आयन जब हम लोग इधर जाते हैं तो वो H- इंक्रीज करता है, बट H+ आयन डिक्रीज करता है। लेकिन दोनों का आयन है, H+ आयन भी और वो H- आयन भी है। लेकिन यहाँ पर H+ आयन, जैसे कि यहाँ से इधर जो है सो पूरा क्षारक है, यहाँ से 7 से 14 तक पूरा क्षारक है ना, तो पूरा क्षारक है, बट यहाँ पर जो है H+ आयन की सांद्रता बहुत ही कम है। H+ आयन की सांद्रता बहुत ही कम है, किसके कंपैरिजन में, तो OH- आयन के कंपैरिजन में। जब OH- आयन के कंपैरिजन में इसका आयन कम है तो उसका मान ले कि कोई भी पानी में हम लोग थोड़ा सा कुछ भी मिला देंगे, चाहे पूरा चावल ले लेंगे और चावल में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसमें नमक डाल देंगे या थोड़ा सा उसमें चीनी डाल देंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा चावल में पूरा मान लें कि 5 केजी चावल है और उसमें हम लोग थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। अब उसमें ढूंढेंगे कि कहाँ है चीनी, दिख जाए तो हम लोगों को चीनी दिखेगा नहीं ना, पता चलेगा। जब कोई आकर के कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो बोलेगा ये चावल है, हम उसको बोलेंगे नहीं इसमें चीनी है, क्योंकि इसमें हम लोग चीनी डाले हैं। तो चीनी कहाँ मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, क्योंकि चावल की मात्रा ज़्यादा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि यहाँ OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है, OH- आयन अधिक होता है। यही वजह है कि OH- आयन क्षारकीय होता है, बट H+ आयन की सांद्रता भी होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। इसलिए H+ आयन जो होती है वह क्षारकीय प्रवृत्ति में ही शामिल हो जाती है, इसलिए उसको अम्लीय नहीं कह सकते हम लोग। समझे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आंसर भी आप लोगों को डिस्प्ले हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई किसान खेती की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। हम पहले लिख देते हैं फार्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, मार्कर नहीं चल रहा है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। ये तीनों हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे कॉन्सेप्ट को तो उसमें हम बताए थे कि ये तीनों एक तरह का क्या होता है, क्षारकीय होता है। कैसा होता है, क्षारकीय, प्रकृति में एक तरह का क्षारकीय होता है। और तब बात है कि इसको कौन से खेत में डाला जाएगा भाई, तो क्षारक यदि है ये तो कोई अम्ल के खेत में ही डाला जाएगा और अम्लीय प्रकृति के खेत में ही डाला जाएगा उसको। जैसे कि ये खेत है, एक खेत, 2 खेत है। एक खेत में जो है मिट्टी जो है पूरा क्षारकीय है, कैसा है, क्षारकीय, और एक खेत में मिट्टी पूरा अम्लीय है। इसमें मिट्टी पूरा अम्लीय है। अम्लीय उसको हम लोग कहेंगे जिसका खेत बहुत ज़्यादा सरगत होगा, जिसमें हमेशा पानी रहता है ना, वह एक तरह का अम्लीय होता है। लेकिन जिसमें हमेशा पानी नहीं रहता, सूखा सूखा रहता, वह क्षारकीय होता है। लेकिन इसमें यदि अम्लीयता बढ़ती है तो उसमें फसल अच्छा होता है, धान वगैरह अच्छी होती है। लेकिन इसको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अम्लीयता बढ़ गई है, तो अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग इन सारे चीज़ों को उस खेत में डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो अम्लीय है ये मिट्टी ना, अम्लीय, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, क्षारक डाल देते हैं। तो क्षारक डालने के बाद ये मिट्टी में लवण बन जाता है और जल बन जाता है।
लवण बनने के बाद ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी क्षारकीय यानी उदासीन जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें फसल उगने लगती है। तो इसको हम लोग समझे हैं, कॉन्सेप्ट में समझे हैं, इसलिए आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। तो एक क्वेश्चन भी समझ गए। अब पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 36 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इंक भर लेते हैं। 36 निकालिए, पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। आप लोग तो रूबरू होंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका प्रचलित नाम है। इसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण। लेकिन इसका कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, रासायनिक नाम। जब रासायनिक नाम पूछ लिया जाए ना, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। आप ये लो देख लीजिए, एक्स्ट्रा में है, कभी कभी पूछ लिया जाता है और पूछा हुआ भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये तो हम आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वह पदार्थ कौन है। वह पदार्थ है बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है ना, तब जाकर के विरंजक चूर्ण बनता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, CaOH2। जब रिएक्शन करता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तब जाकर के यह क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लस में क्या बन जाता है? जल। प्लस में जल बन जाता है। यही तो हो गया फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा, उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह पदार्थ क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। आंसर तो मिल गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए धावन सोडा का यूज किया जाता। हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पढ़े हैं कि धावन सोडा का यूज किया जाता। तो बस उसका फॉर्मूला लिख देंगे। उसका फॉर्मूला होता है धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। बस इसका है, इसी यौगिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला गया है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही ना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने के पर, इसको गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो इसको यदि हम लोग गर्म करते हैं तो यह बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। प्लस में यहाँ से क्या कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल करके यहाँ पर जल बन जाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बोला गया है आगे, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। समीकरण तो लिख लिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो समीकरण तो हो गया एक तरह से, इसको बैलेंस कर देते हैं। 2 सोडियम
ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। सो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बस बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना, बस यही इसका आंसर है और क्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। एक बात याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 12H2O, कैल्शियम सल्फेट होता है। अब बताया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए, तो जल का फार्मूला क्या होता है, ये H2O होता है, H2O होता है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हम लोग पढ़े हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब जा करके ये जिप्सम बन जाता है। क्या बनता है, जिप्सम। और जिप्सम का फार्मूला भी आप लोगों को पता है कि क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है ना, 2H2O। तो आप खुद देखिए यहाँ पर हाफ H2O है, कितना H2O है, हाफ H2O है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कितना H2O लिए, अभी 1 H2O है, लेकिन हम लोगों को घट कितना रहा है 2 H2O पूरा होने में, तो हम लोगों को 2 H2O पूरा होने में घट रहा है 1/1/2 यानी 1.5 H2O घट रहा है, तो हम लोग 1.5 H2O लिख देंगे, बस यही इसका समीकरण हो गया। समझ गए ना, यही इसका समीकरण हो गया। तो यहाँ तक जो है आपके बुक का पूरा अंदर का जो भी प्रश्न था वो प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम लोग कल की क्लास में अब हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को समझेंगे और कल के ही क्लास में पूरे अभ्यास का क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे और आप लोगों को नोट्स भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, मन लगा करके पढ़िए, इधर उधर ध्यान को मत भटकाइए और ये मत सोचिए कि अगला साल भी कोरोना की मेहरबानी होगी और हम लोग पास हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, कोरोना की हर साल मेहरबानी नहीं होने वाली है, इसलिए आप लोग खुद से मेहनत कीजिए, क्योंकि आप भले कोरोना की मेहरबानी से पास हो सकते हैं लेकिन आपका जो दिमाग है, चाहे आपका जो बुद्धि है, जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज तो नहीं मिल पाएगा ना, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हो पाएगी ना, फिर आगे चल करके आपको ठोकरे दर ठोकरे ठोकर ही लगते रहेगा और आप लोग उस ठोकर में संभल नहीं पाइएगा। इसलिए आप लोग इधर उधर करना छोड़ दीजिए और यदि इधर उधर मन भटकता होगा तो उसको कंसंट्रेट कीजिए अपने बुक पर और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।